जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी और आज हम भारत के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे आपकी स्कूली किताबों में पढ़ाया नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस साम्राज्य के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं, उस साम्राज्य की उस महान देवी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको ना तो एनसीईआरटी की किताबों में और ना ही आपकी स्कूली किताबों में पढ़ाया जाता है। हम गढ़वाल साम्राज्य के उस देवी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने शाहजहां और उसके मुगली सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और सिर्फ वाक्य प्रयोग में नाक नहीं काटी थी, असल में जिसने कहा था कि मुझे आपकी नाक काट के भेजो तभी यह युद्ध बंद होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मां दुर्गावती जी की जो गढ़वाल के साम्राज्य से आती है। यदि हम गढ़वाल के साम्राज्य को देखें तो गढ़वाल का साम्राज्य ये असल में उत्तराखंड में स्थित है। अगर आज भी उस भाग को हम लोग गढ़वाल कहते हैं, यदि हम उत्तराखंड को देखें और उत्तराखंड के नॉर्दर्न साइड को देखें तो उसे हम गढ़वाल कहते हैं, जबकि उसका सदर्न पार्ट हम इसे कुमाऊं के रूप में जानते हैं। अब गढ़वाल का ये जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य के फाउंडर जो थे उनका नाम था कनकपाल जी। कनकपाल जी ने 832 में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको जान के ये हैरानी होगी कि यह साम्राज्य भले ही 832 में पाया गया, इसका अंत तकरीबन 1818 में हुआ था। यानी कि तकरीबन 1000 सालों तक इस साम्राज्य ने भारत के एक हिस्से पर हुकूमत की, लेकिन आज भी हमें इतिहास में इसके बारे में ज्यादा ज्ञात नहीं होता। आगे देखते हैं। कनकपाल जी ने जब इस साम्राज्य का निर्माण किया तो उस समय पे इन्होंने इसकी राजधानी रखी थी देवलगढ़ को। अब देवलगढ़ जो है, हम जब केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं, फ्रॉम किसी भी जगह से हम जब केदारनाथ जा रहे होते हैं तो हमें रास्ते में सबसे पहले रुद्रप्रयाग लगता है, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग लगता है और देवप्रयाग के आगे हमें केदारनाथ लगता है। तो जब हम जा रहे होते हैं तो उस समय पे हमें यह समझ में आएगा कि रुद्रप्रयाग से हम जब सदरन भाग में नीचे आएंगे तो साउथ में आते वक्त हमें साउथ ईस्ट में एक सेक्शन लगेगा जिसे हम देवलप्रयाग कहेंगे। और आपको मैं यह बात बता दूं कि गढ़वाल की जो कैपिटल है वो समय के साथ एक राजा ने बदल दी। वो राजा का नाम आगे आने वाला है और उसे शिफ्ट कर दिया श्रीनगर में। और देवलप्रयाग के ठीक दूसरे हिस्से में, थोड़ा दूसरे साइड में आप अगर देखोगे तो आपको श्रीनगर का हिस्सा मिलता है। समय के साथ ये कैपिटल श्रीनगर शिफ्ट हुई। अब कनकपाल जी ने इसे एस्टैब्लिश किया, इस गढ़वाल के साम्राज्य को। और अमितपाल जी यानी कि 1358 में अमितपाल जी ने 52 किले एस्टैब्लिश किए। कुछ किले जीते, कुछ किले बनाए और इन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ा गढ़वाल। गढ़वाल यानी वो होता है जो गढ़ों की रक्षा करे, जो गढ़ों को प्रोटेक्ट करे, जिसके पास गढ़ हो, जो गढ़ का मुखिया हो। ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी से, और शायद यही से इनका नाम गढ़वाल आया, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। तो इसका नाम रखा गया गढ़वाल। अब समय के साथ जब इतिहास का चक्र आगे बढ़ा तो इतिहास का चक्र आगे बढ़ने के बाद इन द 1600 राजा उभर के आए, उनका नाम था महिपत सिंह जी। और आज के हमारे वीडियो का जो मेन कैरेक्टर है रानी दुर्गावती जी, ये उन्हीं के पतिदेव है। और इन्होंने देवलगढ़ से कैपिटल को शिफ्ट किया श्रीनगर में। अब आगे देखते हैं। अब यदि हम कुछ इतिहासकारों को माने, लेकिन जितने भी इतिहासकार हैं वो सारे के सारे इतिहासकार, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ इतिहासकार है, ये सारे के सारे फॉरेन इतिहासकार हैं जिन्होंने इस राज्य के बारे में लिख के रखा है। उसमें से एक इतिहासकार था फरिश्ता ये ट्रैवलर था जो लिखता है कि गढ़वाल का साम्राज्य इतना समृद्ध है कि इसके पास अपनी सोने की खदानें हैं। अब खदानें तो नहीं थी, लेकिन ये क्या करते थे कि श्रीनगर को नदियों का संगम लगता है, श्रीनगर के भाग को, तो उसमें सबसे पहले एक आता है आपकी अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ साथ आती है आपकी भागीरथी, जिसका संगम बनके गंगा बनती है। और यही से ये लोग नदियों में से गोल्ड माइन किया करते थे। साथ ही साथ इनके पास कॉपर माइनिंग होती थी और लेड माइनिंग होती थी। इन तीन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर गढ़वाल ये बड़ा समृद्ध होते जा रहा था। ये बातें मुगलों को पता थी और मुगलों की नजर गढ़वाल पे बहुत पहले से थी। अब ऐसे बीच में ये होता है कि
रानी दुर्गावती जो है, इनकी शादी होती है महिपत सिंह जी से, और रानी दुर्गावती कांगड़ा की प्रिंसेस है। कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में आने वाला एक राज्य है, इसके बारे में भी हम थोड़े विस्तार में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका इस वीडियो से, इस इतिहास से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। तो कांगड़ा की वो प्रिंसेस थी और इनकी शादी होती है महिपत सिंह जी से। अब हो ऐसे जाता है कि 1620 में मुगल जहांगीर ये कांगड़ा जीत लेता है। मैंने कहा कांगड़ा का थोड़ा सा एक हिस्सा इस वीडियो से, इस इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो आप इस बात को समझो, क्रोनोलॉजी समझिए कि 1620 में जहांगीर कांगड़ा को जीत लेता है और 1628 में शाहजहां ये मुगल के तख्त पे बैठता है। अब शाहजहां जब मुगलों के तख्त पे बैठता है तो अपने सारे जहांगीरों को आमंत्रित करता है उसके राजा बनने के सेरेमनी में, और एक आमंत्रण जाता है गढ़वाल के राजा को, महिपत सिंह जी को, 1628 में। अब महिपत सिंह जी इसे अपना अपमान समझते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि शाहजहां ये समझ रहा है कि मैं उनका जहांगीर हूं, जबकि मैं एक इंडिपेंडेंट राजा हूं। तो वो जो दूत वो पत्र लेके जाता है उसका अपमान करते हैं, और शाहजहां को भी एक तमाचा बैठता है। शाहजहां की नजर पहले से गढ़वाल में रहने वाले सोने की खदान और अलग अलग रिसोर्सेस के ऊपर तो थी ही। अब हो ऐसे जाता है कि गढ़वाल का जो साम्राज्य है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगर आप गढ़वाल के थोड़े से ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का ये भाग, अब उस समय पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के नाम तो थे नहीं, तो ये जो भाग है इसे हम कांगड़ा कहेंगे। कांगड़ा का भाग उस समय पे मुगलों के अंडर में जा चुका था और वहां का गवर्नर था नजाबत खान, और यहां का गवर्नर मुगलों के अंडर में नजाबत खान था। ठीक वैसे ही यहां पे एक सिरमौर करके हिस्सा आता है। सिरमौर का हिस्सा ये भी इंडिपेंडेंट राज्य था। यहां से नीचे अगर आप देखोगे तो यहां तक जो गढ़वाल आता है, और गढ़वाल के नीचे आता है रेंज आता है कुमाऊं, और ये भी इंडिपेंडेंट था। तो कुमाऊं, कांगड़ा और सिरमौर, और इस साइड से तिब्बत, इसके साथ में समय समय पर जो हमारा गढ़वाल है उसका युद्ध चलते रहता था। तो गढ़वाल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। तो 1931 में महिपत सिंह जी कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं, और उस आक्रमण के चलते महिपत सिंह जी वहीं पर शहादत पाते हैं। महिपत सिंह जी वहीं पर शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद गद्दी के तख्त पर आते हैं पृथ्वीपति सिंह। पृथ्वीपति सिंह ये महिपत सिंह जी और दुर्गावती जी के बेटे हैं। पृथ्वीपति सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल थी, इसीलिए वो तो साम्राज्य चलाएंगे नहीं, तो साम्राज्य का कारभार इनडायरेक्टली चला जाता है दुर्गावती जी के हाथ में। अब समय का चक्र कुछ इस तरह से बदलता है कि दुर्गावती जी सिर्फ शस्त्र कला में माहिर नहीं थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी माहिर थी। देहरादून का जो फेमस कैनाल है वो भी ऐसा कहते हैं कि दुर्गावती जी ने ही बांधा था। उस एरिया का जितना कैनल सिस्टम है उसको डेवलप करने में दुर्गावती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो 1938 में कुमाऊं की गद्दी पे आता है बाज बहादुर चांद। ये आता है कुमाऊं के गद्दी पे। बाज बहादुर चांद वैसे तो था हिंदू राजा, लेकिन साथ ही साथ इसके सारे शौक मुगलों वाले थे, यानी कि कोर्ट में बड़े बड़े कोट पहन के जाना, कपड़ों का होना, या फिर घोड़े जिस तरह से मुगल इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ मुगलों के दरबार में जिस तरह से सेना होती थी, अलग अलग परावेश उसका मुगलों का था। इस पट्टे ने क्या किया, इस बंदे ने, इस चोट्टे ने लेटर लिखा उस समय कांगड़ा के गवर्नर को, जिसका नाम था नजाबत खान, कि आइए हम मिलके, वहां पे वैसी औरत बैठी हुई है, वहां पे वैसी नारी है, तो उसे हराना आसान होगा, तो हम ऐसा करेंगे। ये बात चल रही है 1938 की। 7 साल बीत चुके हैं। 1931 में जिस समय पे महिपत सिंह जी की मौत होती है उसके बाद 7 साल बीत चुके हैं, और वहां पे ये कहता है कि आइए हम आक्रमण करते हैं। एक लेटर मुगलों को गया नजाबत खान को, जो उस समय पे कांगड़ा में बैठा हुआ था, और कहा कि आइए हम आक्रमण करते हैं और मिलके हम तहस नहस कर देंगे, और साथ ही साथ सिरमौर का जो राजा है ये भी आपको मदद करेगा। तो तीनों मिलके ये प्लान बनाते हैं कि हम आक्रमण करेंगे। और उस समय पे नजाबत खान ये शाहजहां को पत्र लिखता है कि हुजूर बड़ी खुशी की खबर है, बड़ा अच्छा खबर है, द डील विल बी वेरी क्रूशियल एंड बेनिफिशियल टू अस।
आप हम एक काम करेंगे कि हम जाके आक्रमण कर ही देते हैं। शाहजहां कहता है अच्छी बात है, तो शाहजहां 30,000 की सेना भेजता है और इस 30,000 की सेना के साथ में ये लोग देहरादून से होते हुए, हरिद्वार देहरादून से होते हुए आक्रमण करने के लिए गढ़वाल पहुंचने वाले होते हैं। आज के समय में जहां पर लक्ष्मण झूला है, यदि आप लक्ष्मण झूला को क्रॉस करते हो तो आप गंगा के दूसरे किनारे पे, दूसरे छोर पे पहुंच जाओगे और जैसे ही आप गढ़वाल के सेक्शन में घुसते हो तो वहां पे आपको पहाड़ी भाग लग जाएगा। रानी दुर्गावती ये जानते हुए कि आक्रमण होने वाला है, वो उन्हें गंगा को पार करने देती है और गंगा को पार करने के बाद ये लोग जैसे ही गढ़वाल के पहाड़ी और जंगली इलाके में घुसते हैं, यहां से आगे आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है और अपने गोरिल्ला वारफेयर के टेक्निक से रानी दुर्गावती इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और इनका फूड सप्लाई बंद हो जाता है। कई दिनों तक, कई महीनों तक ये वहीं पर फंसे हुए होते हैं और उस समय पर नजाबत खान को पता चल जाता है कि अब ठंड पड़ने वाली है और हमारी मृत्यु तय है। तो उस समय पे नजाबत खान रानी दुर्गावती को पत्र लिखता है कि रानी जी, हम तो हार गए, आप ऐसा करिए, हम अपनी जो हार है उसे स्वीकार करते हैं, आप कृपया करके हमें यहां से जाने दीजिए। अब रानी दुर्गावती चाहती तो उन सबके गर्दनें उड़ा सकती थी, रानी दुर्गावती चाहती उन सबको बंदी बना सकती थी, रानी दुर्गावती कुछ और भी मांग सकती थी, लेकिन उस समय पर रानी दुर्गावती जो मांगती है वो कहती है कि मुझे आप सबकी कटी हुई नाक भेजिएगा। अब ये बात थोड़ी ओवर एग्जेजरेटेड लगती है कि 30,000 नाक सही में कट के भेजी थी, या शायद 30,000 नहीं होंगी, 10,000 होंगी, 5,000 होगी, लेकिन नाक मुगलों की जरूर काटेगी। और सिर्फ कहावत में नहीं, साइकोलॉजिकली ही नहीं, फिजिकली नाक काटने को कहा गया था। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने लिख के रखा है। बड़ी दुख की बात तो यह है दोस्तों कि निकोला मनुकी जो पैदा हुआ था 1638 में, अब देखो ये युद्ध 1638 का है, वो 1638 में पैदा हुआ, भारत में आया, मुगलों के साथ रहा, उनका इतिहास जानने की कोशिश की, मुगलों ने भी इसके बारे में लिख के रखा है। शाहजहां इस हार के बाद इतना बौखला गया था कि उसने रानी दुर्गावती का नाक कटी रानी रख दिया। मतलब इसका मुगलों के इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा, लेकिन भारत में हमें दुर्भाग्यपूर्ण ये इतिहास कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता। इसके बारे में मनुची ने लिख के रखा है। और उसके बाद और शाहजहां इतना बौखला है कि उसने अरीस खान और खलीउल्लाह खान के द्वारा फिर से गढ़वाल पर आक्रमण कराया, लेकिन गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करना इतना सहजतापूर्ण नहीं है, क्योंकि गढ़वाल का जो साम्राज्य है वहां पे सिर्फ चंद महीने आपको मिलेंगे जिस समय पे आप आक्रमण कर सकते हो, और उसके तुरंत बाद गढ़वाल के उस भाग में बर्फ पड़ता है। उस बर्फ पड़ने के पहले वहां पे बारिश होती है, तो कुछ ही महीने आपको मिलते हैं। तो रानी दुर्गावती जी की सेना कुछ चंद महीनों तक उन्हें पकड़ के रखती थी और उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाए तो वहां पे आक्रमण करना मुश्किल हो जाता था। तो कई आक्रमण करने की शाहजहां ने कोशिश किए, लेकिन वो नासफल रहे। और अगर आप देखोगे तो इसके बारे में हमसे ज्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिख के रखा है, इसमें एक से एक आता है निकोलो मनुकी जो इटली का था, दूसरा आता है बर्नियर जो फ्रांस का था, तीसरा आता है टेवर्नियर जो पेरिस का था, और फेरिस्टा इसने तो लिख के रखा ही है। मैंने इनके गांव के नाम बताए, जो फ्रांस का है, जो पेरिस का है, लेकिन क्या हमारे लेफ्टिस्ट इतिहास इसके बारे में बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बाप की थोड़ी सी नाक कट जाती मुगलों की। तो दोस्तों ये था स्वर्णिम इतिहास। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे यूपीएससी की हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो GS1 का सिलेबस, GS1 का कोर्स, एक्चुअली धुरीना के कोर्सेस हमने लॉन्च कर दिए हैं। और गौतम बुद्ध जयंती के तौर पे 3 मई से लेकर 7 मई तक एक ऑफर चलने वाला है, उस ऑफर में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जीएस का फुल फ्लेजेड कोर्स फ्रॉम GS1 टू GS4 ये भी अलॉन्ग विद द मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। GS1 का प्रोग्राम, GS4 का प्रोग्राम और GS1 के हिस्ट्री ज्योग्राफी के छोटे छोटे जो टैबुलर कोर्सेस वो भी आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाएंगे। कोर्सेज बड़े सस्ते हैं, जितने भी हमारे टैबलेट कोर्सेस है, छोटे कोर्सेस है ना, वो सारे के सारे कैप्सूल कोर्सेस आपको मिल जाएंगे तकरीबन 500 रुपए में। और जितने भी हमारा यूपीएससी का पूरा सिलेबस है वो आपको 7,500 का है, लेकिन ऑफर पीरियड में आपको वो विदिन 5,000 मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।